ठीक है, ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन, और ये हो गया नॉन आइडियल। तो अगर इसके बारे में हमें डेफिनेशन लिखनी हो, इसके बारे में हमें बताना हो, तो कैसे लिखेंगे कि वे सभी विलयन जो कि किसी भी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आदर्श विलयन का कोई एक दो उदाहरण अगर हम दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। उदाहरण जैसे इसका है, एक हो सकता है बेंजीन और टॉलुइन का विलयन, बेंजीन व टॉलुइन 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे बेंजीन और टॉलुइन के फॉर्मूले। मुझे कमेंट बॉक्स में बेंजीन और टॉलुइन के फॉर्मूले बताइएगा। ठीक है, एक इनका विलयन हो सकता है। दूसरा हो सकता है जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का विलयन, मैथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल का विलयन। और एक और दे दीजिए, तीसरा एग्जांपल जैसे हो सकता है एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का विलयन, एन हेक्सेन व एन हेप्टेन का विलयन। तो ये जो कुछ उदाहरण हमने बताए हैं, कुछ उदाहरण किसके हैं? आदर्श विलयन के हैं। यानी कि ये सभी विलयन किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करेंगे? राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। और राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम यह है कि विलयन का टोटल दाब इज इक्वल टू ए के कारण वाष्प दाब प्लस बी के कारण वाष्प दाब, की टोटल जो वाष्प दाब होगा वो ए का और बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। दूसरी तरफ है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? बहुत आसान है कि वे विलयन जो कि किसी ताप पर व सांद्रता पर, क्योंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व करनी ना, किसी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें अनादर्श विलयन कहा जाता है, अनादर्श विलयन कहा जाता है। इसके भी हम एग्जाम्पल देंगे कि भाई कुछ तो एक दो तो ऐसे एग्जाम्पल हो ही हमारे पास जो हम कह सके कि भाई ये अनादर्श विलयन है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है एथिल अल्कोहल और जल का विलयन, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला भी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है, वह जल का विलयन। और दूसरा हो सकता है जैसे और हम कह सकते हैं मैथिल अल्कोहल और जल का विलयन, मैथिल अल्कोहल प्लस जल का विलयन, ये भी अनादर्श विलयन है। एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का विलयन। क्लोरोफॉर्म सुनी है आपने? क्लोरोफॉर्म व बेंजीन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म हमारे सिलेबस में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम करेंगे तब आएगी। तो ये क्या है? ये है अनादर्श विलयन। और इसका मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ जो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे योग के बराबर नहीं होगा। तो योग के बराबर नहीं है तो क्या होगा फिर? या तो इस योग से ये ज़्यादा आएगा, यानी कि दोनों के योग से क्या आएगा? वाष्प दाब ज़्यादा आएगा, या फिर दोनों के योग से वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, दोनों के योग के बराबर ये नहीं होगा। तो यहाँ दो स्थितियां बन गई हैं कि या तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योग से ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसे बोलते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। कौन से बोलते हैं? धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और यदि कम आ रहा है, इसका मान कम आया है, तो ये होगा
ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। ठीक है, तो एक तो बेसिक सा अंतर ये हो ही गया है दोनों के बीच में ये अंतर तो हो ही गया है। और क्या अंतर है दोनों के बीच में वो भी देख लेते हैं हम लोग, क्या अंतर है और दोनों के बीच में क्या अंतर बनता है। तो दूसरा फिर अंतर ये बनता है, आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच में ये अंतर बनता है कि जो आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयनों में जब भी हम दो अवयवों को मिलाते हैं, आदर्श विलयन बनाने के लिए दोनों अवयवों को जो मिलाते हैं, तो विलयन का जो आयतन है, विलयन का जो आयतन होता है, विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी कि विलयन का आयतन इज इक्वल टू ए का आयतन प्लस बी का आयतन, यानी यहाँ पे आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम यह लिखेंगे डेल्टा वी, यानी आयतन में परिवर्तन क्या हुआ है, 0, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या अंतर है, क्या है आदर्श विलयन की सेकंड जो क्वालिटी है वो क्या है कि विलयन का जो आयतन होता है, भाई विलयन बनाओगे ना ए और बी को मिला के, तो विलयन का जो आयतन होगा वो दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होगा, कि ए का आयतन प्लस बी का आयतन इज इक्वल टू विलयन का आयतन, जबकि यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ आप सीधा सीधा इसी तरह से लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। फिर उसी तरीके से विलयन का आयतन यहाँ बराबर लगा के काट देंगे, इन इक्वल टू ए का आयतन प्लस बी का आयतन। ठीक है, तीसरा क्या क्वालिटी है, देखिए ये आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, मैं लिखूंगा तो वीडियो का टाइम ही बढ़ेगा। तो तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि दोनों जब अवयवों को मिलाया जाता है, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहता है, यानी कि डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा, और ये क्या है 0। ठीक है, ये क्या रहता है 0, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बराबर 0 ही है, बराबर लगाना इक्वल, कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। डेल्टा भी क्या है, आयतन में परिवर्तन, जो कि हुआ नहीं है, और हुआ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, ये सब बराबर लिखेंगे, ये मैंने गलत काट दिया था। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा यहाँ पे 0, कि कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। और एंथैल्पी परिवर्तन का मीनिंग क्या है, वैसे तो अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं हुआ है, ये हम लोग समझ सकते हैं, अवशोषण नहीं हुआ। कि जब हमने दोनों अवयवों को मिलाकर विलयन बनाया, तो उस विलयन को बनाने में ना तो कोई ऊष्मा उत्सर्जित हुई है और ना ही कोई ऊष्मा उसमें अवशोषित हुई है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन जो रहा वो क्या रहा 0 रहा। इसका यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। मैं लिख ही देता हूँ साथ साथ। सेकंड पॉइंट क्या था, विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। ठीक है, यानी विलयन का आयतन नॉट इक्वल टू ए का आयतन प्लस बी का आयतन, यानी दोनों के योग के बराबर वो नहीं आएगा। तो यानी परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तन हुआ है, भाई 0 नहीं है, यहाँ पे क्या है परिवर्तन हुआ, 0 नहीं है, इसलिए काट देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हुआ, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ पर भी डेल्टा एच का मान 0 नहीं है।
तो यहाँ क्या करेंगे, हम काट देंगे कि भाई जीरो नहीं है, एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, एक धनात्मक विचलन वाले थे, एक ऋणात्मक विचलन वाले थे। तो जो धनात्मक विचलन वाले होंगे, जो धनात्मक विचलन वाले हैं, धनात्मक विचलन वाले में क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। धनात्मक विचलन वाली स्थिति में, धनात्मक विचलन की स्थिति में ऊष्मा का अवशोषण होता है, और जब जब अवशोषण होता है ऊष्मा का, तब तब डेल्टा एच का मान आता है प्लस का, पॉजिटिव। ठीक है। और ऋणात्मक विचलन वाली स्थिति में, ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन जब जब होता है तब तब डेल्टा एच का मान होता है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा राउल्ट का नियम, जिसमें हमने देखा वाष्प दाब, राउल्ट का नियम, और फिर राउल्ट के नियम के आधार पर दो प्रकार के विलयन। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा टॉपिक ये टिपिकल था। यदि आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, संभवतः समाधान किया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।